नमस्कार साथियों। आज का जो विषय लेके आई हूँ वो हम भारतीय नागरिकों के लिए बहुत खास है। एक भारतीय नागरिक होने के खातिर हम सबको पता होना चाहिए कि क्यों हम गणतंत्रता दिवस बनाते हैं। 26 जनवरी के दिन क्यों गणतंत्रता दिवस बनाया जाता है, 26 जनवरी की क्या इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है। क्योंकि अब तक हम किताबों में जो पढ़ते हैं क्या ही वही इतनी नॉलेज है या उससे आगे भी हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और उसके साथ ही मैं जो इस 26 जनवरी में करंट की चीज़ें हैं उनसे भी आपको जोड़ूंगी और आप कनेक्ट करना। क्योंकि हमने अभी तक किताबों में बहुत चीज़ें पढ़ी होती है लेकिन अब हम सब इन डाटों को क्लियर करेंगे। तो देखिए कि मैं आपके लिए जो लाई हूँ कलेक्शन, तो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो एफर्मेटिव लगती है, आपको नॉलेज अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको अगर नॉलेज अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर जरूर करना। तो देखिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो अपने देश के लिए कुछ चंद शब्द, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। तो इन शब्दों के साथ आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। तो इसका आंसर देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था और दुनिया के नक्शे पर हमारा जो महान गणतंत्र देश है भारत, वो उदय हुआ था। और गणतंत्र माने, गणतंत्र की जो विशेषता है वो क्या है, जनता का तंत्र, गण यानी कि जनता, जनता का शासन यानी कि जहाँ किसी राजा, नवाब, बादशाह, सम्राट का शासन नहीं बल्कि जनता का शासन होगा। जहाँ राज्य का शासन किसी रानी के गर्भ से निकलने वाले शख्स के हाथों में नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के हाथों में होगा। तो यही है गणतंत्र का मतलब। तो इसीलिए हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्रता दिवस बनाते हैं। तो ये तो गणतंत्रता दिवस हो गया। और इसके साथ देखो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में ही भारत का संविधान को स्वीकार कर लिया था, यानी कि तभी हमारा संविधान पूरा कंप्लीट हो गया था। जबकि 26 नवंबर 1950 को भारत के संविधान को पूरे देश में लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1929 को अंग्रेजों की गुलामी, यानी कि 26 जनवरी का ही वह दिन था जिस दिन अंग्रेजों की गुलामी के विरुद्ध कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, यानी कि 26 जनवरी 1929। तो इसीलिए इसी उपलक्ष्य में इस दिन को खास बनाने के लिए 26 जनवरी को ही हम अपना गणतंत्रता दिवस बनाते हैं। अब यहाँ पर है 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ संविधान। क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन संविधान जो बनने का काम था वो पहले ही प्रारंभ हुआ चुका था। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा और 166 दिन तक जनता के लिए ऑप्शन सेशन रखा गया था, यानी कि मतलब ऑप्शन सेशन मतलब कि ऑप्शनल एक संविधान के रूप में दिया गया था। और संविधान के मसौदे पर उन सब ने चर्चा की थी उस टाइम पे। और इतने सारे दिनों की मशक्क़त के बाद हमारा संविधान जब अस्तित्व में आया 26 नवंबर 1949 को, तो उस टाइम आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया था और जो पूर्ण संविधान है वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो यहाँ तक बातें स्पष्ट होंगी, तो आगे हम देखते हैं फिर। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि गणतंत्रता दिवस में सर्वप्रथम परेड कब हुई थी। तो 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट टाइम गणतंत्रता दिवस की परेड जो है उसका आयोजन किया गया। उसका नेतृत्व जो था गोरखा रेजिमेंट के तत्काल ब्रिगेडियर मोती सागर ने की थी। पहले गणतंत्रता दिवस समारोह में इंडोनेशिया के तत्काल राष्ट्रपति सुकर्णो प्रमुख अतिथि थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सुकर्णो जो थे वो मुख्य अतिथि के रूप में थे। परेड की तैयारी 6 महीने पहले से ही पिछले साल जुलाई में ही शुरू हो गई थी। तभी प्रतिभागियों को औपचारिक तौर पर उसमें शामिल होने के बारे में जानकारी दे दी गई थी। ये प्रतिभागी करीब कुल 600 घंटे की कड़ी प्रैक्टिस करते हैं और तब जाके गणतंत्रता दिवस पर भव्य परेड का आयोजन होता है। तो इस तरीके से प्रथम बार हमारे गणतंत्रता दिवस की ये परेड का आयोजन किया गया था। तो इस तरीके से पूरे रिहर्सल होती है और जो मुख्य अतिथि थे तो इस तरीके थे। तो
तब से ये प्रथा एक चली आई है कि हर किसी भी राष्ट्र के या किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाएगा। सौभाग्य की बात है कि 1950 में उस समय जब प्रथम गणतंत्र दिवस का समारोह हुआ था, उस समय इंडोनेशिया के तत्काल राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे और इस बार राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के तौर पर थे। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, हर साल जो होता है गणतंत्र दिवस जो समारोह है उसकी एक थीम रखी जाती है। हर साल अलग अलग राज्य और सरकारी विभाग इस थीम का क्या पालन करते हैं। तो इस बार की जो झांकियों की थीम थी वो थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो ये झांकियाँ हमें प्रदर्शित कर रही थी प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, हमारी सांस्कृतिक विरासत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भारत हमारी प्रगति को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके की झांकी प्रदर्शित हुई थी। अभी हम आगे देखेंगे कि झांकी में कौन प्रथम स्थान लाया। तो इस तरीके से ये होता है। तो हर साल कुछ ना कुछ थीम पहले ही पूर्व में सेट की जाती है। यहाँ पर है कि कहाँ से हमारी ये परेड होती है कहाँ से शुरू होती है। तो जो ये परेड होती है राष्ट्रपति भवन के पास जो रायसीना हिल से शुरू होती है और यह कर्तव्य पथ से होकर इंडिया गेट के पास तक जाती है। तो और ऐतिहासिक लाल किले तक जाती है से गुजरते हुए। तो इस तरीके से जाती है। लेकिन फर्स्ट कहाँ हुई थी? फर्स्ट जो हुई थी वो हमारे कर्तव्य पथ यानी कि जिसे पूर्व में राजपथ कहा था उसमें नहीं हुई थी, यानी कि जब 1950 में उस समय ये हुई थी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, जो तब इरविन स्टेडियम के नाम से जाता था। और उस समय इस समारोह में 100 से अधिक विमानों और भारतीय सेना के 3000 कर्मियों ने भाग लिया था। तो हमारा जो फर्स्ट गणतंत्रता दिवस का समारोह था इस तरीके से संपन्न हुआ था। तो देखिए इस तरीके से हमारा वो अद्भुत क्षण जो हमारा प्रथम गणतंत्रता दिवस था इस तरीके से संपन्न हुआ था। तो ये सब कुछ नॉलेजेबल बातें थी। आगे हम करंट की न्यूज़ देखते हैं कि करंट में अभी क्या हुआ। तो देखिए, प्रथम जो गणतंत्रता दिवस था तो उसमें क्या हुआ था कि 1950 में जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। वो ऐतिहासिक पल ही था जब गणतंत्रता दिवस मनाया गया और उस दिन पूरे देश को राष्ट्रीय अवकाश रहा था। तो इस तरीके से संपन्न हुआ था। तो इस वर्ष जो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो थे। और जो उनकी इंडोनेशियाई सेना थी उन्होंने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। और यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया और भारत के दो शताब्दी, क्योंकि फर्स्ट में भी मैंने बताया था कि इंडोनेशिया की जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो आए थे। तो बहुत घनिष्ठ संबंध है, वाणिज्यिक संबंध है। इसके साथ ही यहाँ पर जो वाणिज्यिक संबंध में खास बातें हुई तो वो देखिए यहाँ पर कहा है कि द्विपक्षीय व्यापार यानी कि 38.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का एक लक्ष्य सेट किया है 2022-23 का। तो इंडोनेशिया से कोयला और पाम तेल का आयात करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक हमारा देश है। और इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट था जो हमारे इंडोनेशिया और भारत के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है गरुण शक्ति और द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास। तो इसके बारे में भी इन लोगों ने बातचीत की। और साथ में ही G20 हो गया, नाम हो गया, एशियान हो गया, तो और ब्लू इकोनॉमी होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चाएं की। इस तरीके से भारत और इंडोनेशिया के बीच ये समन्वय स्थापित हुए। अब एक नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो है मन्नान समुदाय के बारे में। देखो, मन्नान जनजाति मुख्य रूप से केरल के इडुक्की जिले के कोझीमाला इलाके में रहते हैं। यह जो इलाका है वो इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य के बफर जोन में आता है। यहाँ क्या 48 बस्तियाँ हैं जिन पर एक राजा का शासन होता है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में घोषणा की गई है कि मन्नान जनजाति के राजा रमन राज मन्नान गणतंत्रता दिवस के परेड में शामिल हुए। तो यहीं पर से ये इम्पोर्टेंट न्यूज हो जाती है। राजा और उनकी पत्नी अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और केरल के मन्नान समुदाय एकमात्र आदिवासी समुदाय है जहां अभी भी राजा का शासन होता है। यह पहली बार हुआ है जब कोई जनजातीय समुदाय जो है गणतंत्रता दिवस के परेड में भाग लिया है। तो ये मन्नान जनजाति ही है जिसने प्रथम बार
क्या कहते हैं गणतंत्रता दिवस की परेड में भाग लिया है। अब देखो इन समुदाय के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरीके से ये कार्य करते हैं। तो इस जनजाति की जो परंपराएं अनुष्ठान है वो बहुत मतलब और राजत्व के प्रति गहरी आस्था रहती है। अब ये आजीविका के लिए अपनी खेती पशुपालन ये सब चीज़ें करते हैं। और यहाँ पर इसकी एक अनूठी जनजाति की कला है, वो है मन्नान कुट्टू, जिसमें वे क्लासिकल तमिल कविता चिला पथिकारम की कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक मुख्य पॉइंट हो गया, चिला पथिकारम की कहानियाँ जो है वो प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं, आगे है कि राजा इस जनजाति की पारंपरिक संस्कृति और उत्सवों का अहम हिस्सा होता है। उत्सव और समारोह के दौरान राजा खास पगड़ी या टोपी और पारंपरिक पोशाक पहनते। इस आयोजन में राजा की मदद के लिए 2 मंत्री और सैनिक भी होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे मन्नान जनजाति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम गणतंत्रता दिवस की 2025 के जो परेड थे इसमें सर्वश्रेष्ठ जो झांकियाँ रही हैं और मार्चिंग दस्ते रही हैं, तो इसके परिणाम देखते हैं। देखो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जो मार्चिंग टुकड़ी रही है वो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स दल है। और जो सीआरपीएफ जो अन्य सहायक बल होते हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता रहा वो है दिल्ली पुलिस मार्चिंग दस्ता। और राज्यों में या केंद्र संघ में जो रहते हैं वो प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश। महाकुंभ 2025 इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। द्वितीय स्थान पर त्रिपुरा, जहाँ शाश्वत श्राद्ध त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा खर्ची पूजा। और तीसरा स्थान है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में इस तरीके से पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने, इस तरीके से ये झांकियाँ रही थी। तो इस तरीके से प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान इन राज्यों को प्राप्त हुआ। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी होती है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिली है। और विशेष पुरस्कार में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि भारतीय संविधान के 75 वर्ष उन्होंने दर्शाया था। और जयति जय मम भारतम डांस ग्रुप है तो उनको मिला था। तो इस तरीके से ये पूरा 26 जनवरी की वीडियोस रही, किस तरीके से बनाते हैं। तो कुछ खास पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।